वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये लेक्चर काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर प्रीलिम्स जैसे आप लोगों का पास में आ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ मैं यहाँ पर अब ऐड कर रहा हूं ताकि बैकग्राउंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बता सकूं, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएगी। तो इसलिए जो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछता हूं ना, आप लोग उसको होमवर्क की तरीके से लिया करो और उन क्वेश्चन का आंसर दिया करो। इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रखोगे। और दो काम हमेशा करिएगा, ये लेक्चर खत्म होने के बाद में आंखें बंद कर एक बार रिकॉल कीजिएगा क्या मैंने आपको पढ़ाया पूरा लेक्चर, और इसी के साथ में कल का भी लेक्चर आप लोग एक बार रिकॉल कर सकते हैं इस लेक्चर को सुनने से पहले। अगर उसको रिकॉल कर देखोगे तो काफी कुछ चीजें आप लोगों को याद होगी, तो आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये दो काम जरूर किया करो, ठीक है। और इसी के साथ में कैसा रहा आज का ये दिन जरूर बताएगा, मैं जानने के लिए उत्सुक रहता हूं आप लोग का दिन कैसा चल रहा है। इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग जितना टारगेट अचीव करते हैं। कोई सारे बच्चे हैं जो 80% से अबव अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। ये आसान काम नहीं है, अपने आप को एप्रिशिएट किया करो अगर आप लोग इतना टारगेट अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, खासकर यहां पर हम लोग इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या फिर पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो कवर करते हैं, जो कि आप लोगों से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन से डायरेक्ट निकल कर आते हैं अगर आप लोग पेपर उठाकर देखोगे। बड़ी शानदार बात बोली गई। पहले यहां पर एक कोटेशन देखते हैं जो काफी शानदार तरीके से आप लोग को एक प्रैक्टिकल बात समझा कर जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। अगर आप लोग लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहेंगे ना, अगर आप लोग लाइफ में जो जिस सोसाइटी में रहने उससे थोड़ा सा ऊपर उठना चाहेंगे, तो आप लोगों ने कूप मेंडो का नाम सुना आप लोगों ने। दुनिया भर के लोग आप लोगों की टांग खींचने आ जाएंगे, अरे ये मत करो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा किसी ने किया है, ये लड़का बर्बाद है, पागल हो गया है। और मतलब आप लोग के माँ बाप को भी जाकर बोलेंगे, बेसिकली पेरेंट्स को, कि फालतू में इसके ऊपर टाइम पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, शादी कर दो इसकी, ये कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। कई बार आप लोगों ने सारी चीजें सुनी होगी। उनको ये लगता है कि अगर ये निकल गया ना भाई साहब तो यहाँ पर तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी बेइज्जती हो जानी है। उसका उदाहरण दिया करेंगे, देखो उसने क्या कर लिया है। तो सबसे बड़ा वही होता है, सबसे बड़ा डर होता है उनके दिमाग में कि कहीं ये इनका बच्चा कामयाब ना हो जाए, इसीलिए वो दूसरे के पेरेंट्स को भी जाकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो समझ जाओ वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है, ठीक है। वो नहीं कहते आस्तीन का सांप है वो, उससे दूरी बनाकर रखो। जो आप लोगों को नाकामयाब होने पर भी अप्रिशिएट करें कि हाँ यार कर सकते हो, कोई नहीं, नाकामयाबी आती रहती है, और हमेशा आप लोगों को एक सही डायरेक्शन दे, वो सही इंसान है वाकई में, उसको आप लोग सुन सकते हैं कुछ टाइम के लिए। वरना अपने हिसाब से चीजें कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है उसके हिसाब से जिंदगी चल रही है, ठीक है। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर लेक्चर को देखना है। डिटेल में सारी बातें डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड स्टैटिक पोर्शन के साथ में, खासकर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में। पर उससे पहले एक बार नजर तो डाल लें कि भाई साहब डिस्कस क्या करेंगे, तभी तो पता चले वो खाने में है क्या। पहले एक बार जान तो लो मेनू में, तभी तो मजा आएगा खाने में। अच्छा ये चीजें हैं तो क्या क्या एक बार समझ लेते हैं। तो यहां पर बात करेंगे पर्टिकुलर, अगर बात करें एक एक पॉइंट के बारे में, तो अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर कंट्री है उसके द्वारा अनाउंस किया गया, चिल्ला चिल्ला कर बोला गया कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी वो अपनी यहां पर बेसिकली अनाउंस कर रहे हैं, यानी कि इंडियन और पैसिफिक ओशन वाले रीजन में ये काफी कुछ यहां पर काम करने जा रहे हैं। काम क्या, बेसिकली कांड करने जा रहे हैं। बेसिकली जानेंगे बहुत सारी बातें, कंट्री को यहां पर टैकल करने जा रहे हैं, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी रिसेंटली हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, उनके द्वारा राज्यसभा में यानी कि अपर हाउस में ये बात बताएगी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो पायलट स्कीम है, जो कि फोर्टिफिकेशन ऑफ द राइस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बेसिकली यहां पर इसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, इसके द्वारा यहां पर ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, अभी क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों आखिर ऐसा काम कर रहे हैं, तो पूरा काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आप लोग का। तो ये बेसिकली इस तरीके जो आर्टिकल है ना स्कीम वगैरह की, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। या तो ये पूछ लेंगे कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्टर का नाम पूछ लेंगे, या फिर उसका पर्पज पूछ लेंगे, कहां बेसिकली कब उसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आप लोग को बताऊंगा काफी अच्छे से। अभी बात करें एक पर्टिकुलर जीएचआई एक इंडेक्स होता है, उसमें 116 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था 2021 में। तो ये कितनी रैंक रही इंडिया की, आप लोगों को यहां पर ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दूंगा। मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहां पर ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था, टाटा ट्रस्ट के साथ में मिलकर। कौन और यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा था ये आप लोग को बताना है। 2017 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे इंसान ऐसे घर से आते हैं, अगर आप लोग के घर में कोई है नहीं, मतलब मान लीजिए कि फादर जो है वो हलवाई का काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग घर में जैसे कि जानवर हैं दूध वगैरह बेचते हैं, या फिर घर में जानवर भी हैं,
तो कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आप लोगों से पहले पूछेंगे आप लोगों का ओवरव्यू, फिर बोलेंगे कि मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मैं पॉइंट बताता हूं कहीं पर भी किसी आर्टिकल के अंदर, तो उसको कोरिलेट कर लिया करो कि अच्छा यहां से इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम लोग इस बैकग्राउंड से आते हैं निकलकर, ठीक है। तो वो आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए इंटरव्यू के लिए अलग से एक डायरी बनाकर रखो जिसमें सारे पॉइंट्स जो है वो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो आप लोग के बैकग्राउंड से हैं। अगर आप लोग के फादर साहब जो हैं वो आर्मी में हैं, पुलिस में है, या फिर किसान है, या फिर बिजनेसमैन है, तो उसके लिए अलग से एक लिस्ट तैयार करना स्टार्ट कर दो। फादर या फिर मदर, बेसिकली ऐसा नहीं कि मैं फादर के बारे में बोल रहा हूँ, मदर यानी कि मम्मी या पापा कोई भी, तो अपनी एक पूरी एक डायरी मेंटेन रखो उसके लिए कि अगर इंटरव्यू में पूछे जाएंगी चीजें तो इस तरीके से आप लोग टैकल कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, NLSD के बारे में बात की जा रही है। तो 9 नवंबर को एवरी ईयर यहाँ पर ये अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें सबको न्याय मिले, वो नहीं कहते सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उसी के चलते यहाँ पर NLSD जो है यहाँ पर ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों का पॉलिटी का चैप्टर भी है, उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों का हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल सारे नहीं रटने, इतने सारे हैं, कब तक रटोगे, रट कर पगला जाओगे, पर लेकिन जो आर्टिकल न्यूज में है उनका आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, और मैक्सिमम उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें यहां पर स्टेट को सिक्योर करना होता है लीगल सिस्टम टू प्रमोट जस्टिस, यानी कि एक तरीके से जो ऐसे इंसान जिनके पास है पैसा नहीं है उनको भी जस्टिस मिल सके, जिनके पास है पैसा है वो तो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर ही रहे हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से बेसिकली इस तरीके के आर्टिकल को एक अलग से A4 साइज की शीट में लिख लिया करो ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये PDF काफी है या फिर खुद के नोट्स बनाएं। देखिए यार खुद के नोट्स ना उससे तो बेस्ट कुछ ही नहीं है, ठीक है। उसका तो मैं हमेशा बोलूंगा अगर आप लोग खुद के नोट्स तैयार कर लें, पर लेकिन हाँ अगर आप लोग वो नहीं कर पा रहे हैं और लग रहा है कि PDF भी आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ ये है कि अगर खुद के नोट्स बनाओ उससे ऊपर मैं किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करता हूं, वो तो देखो यार खुद के हाथ का तो कमाल ही कुछ और होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर बात की गई है, मिसयूज किया जा रहा है PMLA, ठीक है। तो PMLA क्या है यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आप लोग को बातें बताऊंगा। तो काफी प्यारा ये भी आर्टिकल यहाँ पर आप लोग का होगा, और टाइम अगर परमिट करेगा थोड़ा सा मुझे तो मैं कल का जो आर्टिकल बचा हुआ था वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करूंगा, ठीक है। कल का एक आर्टिकल बच गया था ना, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो यानी कि एंड तक वीडियो को देखना, वो नहीं कहते कि जैसे मधुमक्खी शहद में वो नहीं गोते लगाती है मजे में, तो वही वाला गोते आप लोगों को लगेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग लेक्चर को एंजॉय करोगे, ठीक है। और कल आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट कर दिया चीजों को कि मजा ही आ गया। अब तक तो हिंदू के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती थी ओनली, वो तो आई गई। खैर देखो ये मतलब 16 तारीख का हिंदू है तो इस पर रिस्ट्रिक्शन आ ही चुकी है। कल तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। यहाँ पर नैनो मैगजीन के ऊपर भी काम कर दिया इन्होंने मैंने कहा ये सही था बेटा, ठीक है। अब तक एक था, दोनों को लपेट लिया और वो भी एक ही दिन के। ऐसा क्या पढ़ा दिया मैंने, मेरी समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, आप लोग की समझ में आए तो आप लोग बता देना मुझे अच्छा है, वो नहीं कहते अच्छा है क्या करूं, यही तो सारा चलता है दुनियादारी। डायलॉग बेसिकली ऐसा था, गंदा है बहुत गंदा है पर क्या करूं मेरा धंधा है किसी मतलब मूवी का डायलॉग है, मुझे पता नहीं कैसे याद आ गया। तो वही बातें हैं, देखो यार हमारा काम चलता रहेगा, ये कुछ भी करते रहे, और बाकी आप लोगों को जो बोला जा रहा है आप लोगों को थम्स अप कर दिया करो, और इसी के साथ में अगर लगता है कोई क्वेश्चन पूछता हूं उनका आंसर दे दिया करो, ठीक है। तो ये काम आप लोग करते रहो, बाकी तो छोड़ो सब चीजें, ठीक है। आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, शानदार रहने वाला है, एक एक करके देखेगा, बहुत ही उम्दा तरीके से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। सबसे पहले जो आर्टिकल आप लोग के सामने यहां पर है, इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं GS पेपर 2 के साथ में, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी अच्छे से ये आर्टिकल कवर किया गया था, ठीक है। तो सी राजा मोहन साहब जो है काफी शानदार आर्टिकल लिखते हैं, तो समझेंगे यहां पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को पूरा डिटेल में, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग के माइंड में यही पता होना चाहिए कि भाई साहब ये इंडो और पैसिफिक क्या है यार, पहले ये तो बता दो। तो अगर आप लोग इसको समझेंगे तो यहां पर ये हो गया पैसिफिक ओशन और यहां पर ये हो गया इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर कुछ ऐसा प्लान तैयार करना ताकि सब जगह शांति बनी रहे। आप लोग बोलेंगे यहाँ पर कौन दंगल खेल रहा है, शांति की क्या जरूरत है, यहाँ पर क्या शांति नहीं है, यहाँ पर अशांति है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल अशांति है, और वो है यहाँ पर एक नटखट सा नादान सा बच्चा जिसका नाम है चाइना। तो चाइना यहाँ पर बदतमीजियां काटता रहता है, कभी यहाँ पर ताइवान को जाकर लताड़ दिया, कभी यहाँ पर वियतनाम को, कभी फिलीपीन को, और फिलीपीन तो इतना गुस्से में आ गया उसने इंडिया से ब्रह्मोस ले लिया और बोला है कि अब आना तू, ठीक है। अब नहीं कहते, बच्चे कहते हैं अब आना तू मेरे एरिया में, बताऊंगा मैं तुझे मेरे मोहल्ले में आना तू, ठीक है। तो वही वाली बातें होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या कर पाता है। तो इसके चलते क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और यूएसए यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है डिटेल में पॉलिसी के साथ में। इसी के साथ में यहाँ पर क्वाड ग्रुप आप लोगों को पता ही है कौन कौन है यहाँ पर, एक है जापान, इधर हो गया इंडिया, इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया और इधर है यहाँ पर यूएसए।
चार कंट्री, क्वाड का मतलब ही चार होता है, चार कंट्री मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर रही है। तो इस एरिया के बारे में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर याद रखेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि क्यों चाहता है यूएसए इस एरिया को यहां पर सिक्योर करना। देखिए सिक्योर करने का मतलब बेसिकली यहां पर यूएसए का ये है कि कल को चलकर चाइना जो है अपना दबदबा नहीं दिखाने लगे। जैसे यूएसए के दोस्त हैं जापान, साउथ कोरिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर फिलीपीन भी बोल सकते हैं। तो कल को चलकर चाइना क्या कर रहा है, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर यूएसए क्या कर रहा है कि ऐसा है कि तुम उनको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश करोगे तो सर पे हम तुम्हारे बैठे हुए हैं। क्योंकि यूएसए एक टक्कर की कंट्री है और आप लोगों को पता है कि जब कोई टक्कर में आकर खड़ा हो जाता है तब इंसान को पता चलता है कि तुम्हारी औकात क्या है। जब तक नहीं छोटे छोटे को दबाता रहता है तब तक तो उसको अपना आप को शेर समझता है वो, पर लेकिन जैसे ही कोई टक्कर में आ गया फिर समझ में आता है कि अच्छा ये औकात है तुम्हारी। तो कहीं ना कहीं चाइना को उसकी औकात भी याद आएगी और थोड़ा सा वो अपने जो दायरे से बाहर जाता है तो लक्ष्मण रेखा खींचकर फिर उसी दायरे के अंदर वो घूमने स्टार्ट करेगा। तो काफी लंबे समय से यहाँ पर बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि यूएसए जो है वो कुछ ऐसा जुगाड़ करेगा। तो इसका जुगाड़ है यहाँ पर ये, अब यहाँ पर बात की जा रही है लॉन्ग अवेटेड, यानी कि बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यानी कि इंडियन और पैसिफिक ओशन में इनकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है उस पर फोकस देकर चलने वाले हैं। ये जो स्ट्रेटजी है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक प्रॉपर प्लान होगा। जी हाँ बिल्कुल है, और ये 4 पॉइंट में पूरा प्लान आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 4 पॉइंट कौन कौन से? पॉइंट नंबर 1, एक तो चाइना की जो हेजेमनी है, यहाँ पर वर्चस्व है, जो चाइना की दादागिरी है, जो चाइना बोलता है कि हफ्ता पहुंचाना पड़ेगा। हफ्ता मतलब एक तरीके से चाइना क्या करता है यहाँ पर अपने कहीं पर अपने जाकर पोर्ट बना लिया, कहीं पर अपने जाकर नहीं इसकी यहाँ पर कि हमें यहाँ पर मिलिट्री कुछ अपनी जो एक तरीके से प्रेजेंस दिखाना चाहता है ताकि इंडिया को भी घेरना चाहता है। आप लोग वो सारी चीज जानते हैं। तो हर एक कंट्री के ऊपर डेट क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करता है, इतना पैसा उसको दे देता है ताकि वो मुंह ना खोले। और पैसे की जरूरत सबको रहती है, किसी को देश चलाने के लिए, किसी के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, किसी की कंट्री में कुछ कंडीशन है, किसी की में अलग अलग चीजें चल रही है। तो यहाँ पर उसके चलते कोई ना कोई यहाँ पर चाइना के सामने जिल्ले हाई करने आ ही जाता है। तो ये उसको फिर लूटता है, दबाकर उसका फायदा उठाता है, दूसरी कमजोरी का फायदा उठाना। तो यहाँ पर एक तो इसको चैलेंज करेगा, जो फोकस है यहाँ पर चाइना का उसको हिलाएगा। दूसरा यहाँ पर एडवांस करेगा अपने रिलेशनशिप, यानी कि जो इसके यारी दोस्ती रिश्तेदारी है, जैसे बोला ना साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिलीपीन हो गया, इनके साथ में। और खासकर जो आसियान कंट्री है उनको भी डर लगता रहता है कई बार कि यहाँ पर चाइना दबदबा न दिखाए अपना। तो इसके चलते मेजर डिफेंस पार्टनरशिप यहाँ पर कर रहा है इंडिया के साथ में, और इंडिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उभार रहा है इस रीजन में। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि इंडिया अगर उभर कर आएगा तो नॉर्मली देखिए क्या होता है, चाइना ना आज के डेट में ये कहता है कि मुझे कंपेयर करो किसके साथ में? यूएसए के साथ में। आखिर क्यों कंपेयर करो यूएसए के साथ में? क्योंकि मैं आज के डेट में एक ताकतवर कंट्री बन रहा हूं। पर लेकिन जब एशिया के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर चाइना को इंडिया के साथ में कंपेयर किया जाता है, पर चाइना कहता है कि इंडिया के साथ में कंपेयर कर मेरी बेइज्जती ना करो। तो यूएसए जो है वो चाह रहा है कि इंडिया का लेवल इतना बढ़ा दिया जाए ताकि यहाँ पर ये सामने आकर खड़ा हो जाए आज की डेट में चाइना के, और चाइना जो है यहाँ पर तब बोले कि हाँ इंडिया मेरे बराबर है और कहीं ना कहीं मेरे साथ में कंपेयर करना छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजों को क्रिएट करना चाह रहा है। और ऊपर से चाइना दोगले मुंह का सांप है, यानी कि दो मुंहा सांप। मतलब कैसे? अगर चाइना को बोलो कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए तो ये बोलता है मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। मल्टीपोलर मतलब कि हर एक एरिया में कोई ना कोई इंसान है अपनी बेसिकली एक तरीके से सही जिंदगी लेकर चल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ वो सही है। जैसे कि एक टाइम था वो कोल्ड वॉर के टाइम पर, एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसआर हुआ करता था। पर लेकिन अब क्या हुआ? अब तो ऐसा नहीं है, अब तो यूएसए भी है और यूएसआर तो नहीं है, उसकी जगह रशिया हो गया। यूके भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ में फ्रांस भी आप लोगों को नजर आएगा, जर्मनी भी आप लोगों को नजर आ जाएगा। इधर जापान और साउथ कोरिया हो गए, इधर इंडिया हो गया, इधर साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पर ब्राजील हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आज की डेट में सिंगल पोलर वर्ल्ड नहीं है, पर चाइना क्या कहता है कि मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए। हम बोलते हैं बड़ी बढ़िया बात है, पर लेकिन जब एशिया के बारे में बात करते हैं तो कहता है नहीं बस मैं ही रहूंगा और यहाँ कोई नहीं रहेगा। यानी कि दुनिया इसको मल्टीपोलर चाहिए पर एशिया में यही अकेला होना चाहिए। ये इसलिए इंडिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। तो ऐसी दुर्गति है इसकी, बेसिकली ऐसी बुरी हरकतें हैं इसकी कि ये दूसरों के सामने नोटंकियां करते रहते हैं, अपनी हरकतें बरकरार रखने के लिए आसपास के देश को दबाकर रखने की कोशिश करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो रीजन है इसमें काफी लार्ज स्केल पर और इसके दूर भी आगे भी यहाँ पर ये पॉलिसी यूएसए की काम करने वाली है। तो है ना बेहतरीन पॉलिसी। तो आने वाले टाइम पे यूएसए की जो बदतमीजी है उसमें कुछ आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा एक रोक लगती हुई नजर आएगी। क्या यूएसए यहाँ पर ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहा है? भाई साहब चाइना से बहुत लोग परेशान है। उन्हें कहते हैं जब कोई इंसान हरकतें करने स्टार्ट कर देता है तो लोगों की नजरों में खटकता रहता है। उन्हें कहते हैं आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंसान सबकी नजरों में खटकता है, हर एक इंसान के साथ में बदतमीजी करता है। वहीं आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा गांव में कोई बदतमीज टाइप का इंसान होता है, किसी के भी साथ में भिड़ जाता है। और गांव में क्या है तो शहरों में भी देखने को मिल जाएगा।
पड़ोसियों के साथ में भिड़ रहा है जा जाकर, तो उसको ढूंढते रहता है मौका मिले इसको, वैसा भी इसको पकड़ेंगे किसी दिन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यूरोपियन यूनियन भी ऐसे ही कुछ माहौल बनाकर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी बोल रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक फोकस लेकर आएगा यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि वहां पर शांति बना के रखी जा सके, वहां पर लोगों के एक तरीके से प्रोस्पेरिटी बने, सिक्योरिटी बने, डेवलपमेंट हो वहां पर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल मतलब आज की जनता तो उसको यूज कर ही ले अच्छे से, आने वाली जनता के लिए भी चीजें बची रहे। वो नहीं कहते कि पेड़ लगाओ इतने ताकि आने वाली जनरेशन भी इंजॉय कर सके, क्योंकि हम लोग इसलिए इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने लगाए, तो वो वाला माहौल बनाने की बात की जाती है। तो यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ये भी यही चाहता है जो यहां पर बातें की जा रही है कि भाई साहब वो ये फ्री, प्रोस्पेरस, सिक्योर, रेजिलिएंट, वो सारी चीजें लेकर चलो। और फ्री का मतलब क्या होता है, अब सारे शब्द आप लोगों को समझाऊंगा। इसका फ्री का मतलब क्या हो गया, इसी के साथ में रेजिलिएंट का मतलब क्या हो गया, सिक्योर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि इसने ये शब्द बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो फ्री का मतलब तो ये यहाँ पर एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, जिसके ऊपर ये इंडिया के ऊपर भी कई बार लांछन लगाता है कि इंडिया जो है यहाँ पर ये चीजों को फ्री नहीं रखता है, तो यहाँ पर ये सबको लपेट लेता है उस चीज में, ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, इसके चलते बहुत ही अच्छा रहेगा, इसीलिए क्वाड को ये साथ में लेकर चले, एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाई जा सके। और क्वाड ही नहीं, इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नेटो हो गया, तो ये भी यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी को और अच्छे से और सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखा जा सके। और इसी का एक नया बच्चा निकल कर आया था, एयू के यूएस। एयू के यूएस क्या था, इसमें यूएसए था, यूके था, और यहां पर इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, यानी कि एयू, ए हो गया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूके हो गया यूएसए, और यूएस हो गया यूएसए। तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर ओकस नाम का एक ग्रुप बनाया गया, और ये भी इसीलिए बनाया गया ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इनके द्वारा सबमरीन दी गई, सबमरीन वो भी कौन सी, न्यूक्लियर सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी। उसका फायदा क्या होता है, न्यूक्लियर सबमरीन का ये फायदा होता है कि समुद्र के नीचे छोड़ दो तो आसानी से चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर ईंधन है, उसको ना तो धुआं निकालने की जरूरत है, ना ही उसको सरफेस पर आने की जरूरत है, तो धरती के मतलब समुद्र के नीचे नीचे घूमती रहेगी। अगर कल को कोई आता है उल्टी सीधी हरकतें कर दे तो नीचे से ही छोड़ दो, अपना बम वगैरह उड़ा दो उसको, ऊपर अगर कोई हरकतें करने आता है तो इससे चाइना की जो दबदबा चलता है, कई बार यहाँ पर चाइना बदतमीजियां काटता रहता है, उसको टैकल किया जा सकेगा। हालांकि इसके चलते यहाँ पर इनके फ्रांस के साथ में रिलेशन थोड़े गड़बड़ा गए थे। क्यों, क्योंकि फ्रांस ने बोला था कि मैं तुमको यहाँ पर आकर बेचूंगा ये सब सामान, पर लेकिन फ्रांस जो था वो थोड़ा ढीला ढाला आदमी है। जैसे हमने प्रोजेक्ट कहीं पर स्टार्ट कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि आराम से करते रहेंगे, तो वही फ्रांस कर रहा था यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया बोला यार तब तक तुम आओगे तब तक तो जो चाइना है हमको बिल्कुल आम की तरह चूस कर गुठली फेंक देगा, तो ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो उन्होंने बेसिकली उससे बाहर निकल गए और इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया यूएसए से कि यार तुम थोड़े से जल्दी करने वाले आदमी लगते हो, तो यूएसए और यूके को साथ में लेकर आया, तो अब ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्रोस्पेरिटी की। तो गोल है कि रीजन को प्रॉपर वे में आगे लेकर चला जा सके सही तरीके से, और इंक्लूड किया जा सके। आज की डेट में स्ट्रेटेजिक एक इंक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी बातें रहती हैं, देखिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा हमारे गेहूं पर इनके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारे देश में से मांस जा रहा है। उन्हीं एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि जो जानवर वगैरह हमारी कंट्री में काटे जाते हैं उनका मांस वगैरह जाता है, या फिर हम लोग मैंगो वगैरह अपने भेजते हैं, आम वगैरह, या फिर कोई प्रोडक्ट भेजते हैं, ये कई बार उन पर सेंसर लगा देते हैं। क्या बोलकर कि वहां पर लेबर का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, इन्वायरमेंट को हनन कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। अपने आप कितनी भी बदतमीजी काट लो पर दूसरे को नहीं काटने देनी है। सप्लाई चेन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि चाइना के चलते बहुत बड़ी डिसरप्शन आ गया था, आगे नहीं आना चाहिए, इसलिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी भाई साहब, ठीक है। इसी के साथ में एनर्जी को क्लीन एनर्जी के फील्ड में कन्वर्ट करें, तो ये सारी चीज देखने को मिलेगी। आगे बात करें सिक्योरिटी के फील्ड में, तो ही है सबसे पहले तो डिटरेंस क्रिएट करना है। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग शब्द है ये, अगर इसको एक्सप्लेन करके समझोगे थोड़ा सा। डिटरेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए पड़ोसी है आप लोगों को कोई ए नाम का, ठीक है, और यहां पर वो क्या करता है, बंदूक लिए घूम रहा है और आप लोगों को दिखाता रहता है कि हाँ मेरे पास बंदूक है, मेरे साथ में कभी बहसबाजी मत करना, ठीक है। आप लोग गए, आप लोग AK-47 लेकर आ गए, वो नॉर्मली एक कट्टा लिए घूम रहा था, ठीक है, उसी दिन से कायदे में आ जाएगा। पर फिर भी आप लोगों को भी लगेगा कि यार उसके पास भी है, तो कम से कम उसको 50 मारेंगे तो एक तो ही मार देगा। तो डिटरेंस होता है कि इसके पास भी है कुछ ना कुछ, इसके पास भी है, एक दूसरे को गोली नहीं मारेंगे। इसी को न्यूक्लियर जो पॉलिसी होती है वो डिटरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे द्वारा क्रिएट किया गया, ताकि पाकिस्तान और चाइना के कल को बदतमीजी न काटे। बेटा तुम अगर हमारे ऊपर फेंकोगे कोई बॉम्ब तो मरते मरते तुमको भी नक्शे में से मिटा के जाएंगे। तो इसके चलते हर एक इंसान जो है वो अपने दायरे में रहता है। इसी के चलते तो साउथ कोरिया कूदता रहता है यूएसए के सामने, वरना यूएसए अगर अपने पे आ जाए तो साउथ कोरिया को कभी था भी क्या मैप में कभी पता ना चलेगा। पर लेकिन पता है उसके पास भी मतलब कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो करता जाएगा जाता जाता। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए वो बदतमीजी काटता रहता है और यूएसए चुप रहता है, ठीक है।
यहां पर इसी के साथ में यहां पर नाम तो बताया नहीं गया, पर फिर भी डायरेक्ट बातें बोली गई कि जो भी यहां पर चाहता है किसी कंट्री की यानी इंटरनल बाउंड्री के अंदर हेर फेर करना, जैसे चाइना, उसको रोका जाएगा। कंट्री अगर सोवरन यानी कि संप्रभुता है, उसकी संप्रभुता को कोई हनन करना चाहता है तो उसको रोका जाएगा। यानी कि डायरेक्ट या फिर आप लोग बोले कि इनडायरेक्ट वे में चाइना के ऊपर तीर कसे जा रहे हैं, ठीक है। रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक यहां पर रीजन रहेगा, यानी कि मिलकर काम करेंगे, जो भी एक तरीके से ट्रांसनेशनल चैलेंजेस हैं उनको फेस किया जाएगा और मिलकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब तुम्हारी दिक्कत है तुम अपने आप देख लो, तो वो वाला मुद्दा है यहाँ पर। और बाकी क्लाइमेट को लेकर तो इन्होंने हमको भी टोपी पहना दी कि 2070 तक अपना कार्बन एमिशन जीरो करो। हम बोल रहे हैं पैसा तो दे दो, वैसा हमारे पास में इतना ही नहीं है। हम लोगों ने जॉब आ रही थी सारी जॉब कम कर दी बच्चों को ताकि उन्हें सैलरी देनी पड़ जाए। तुम यहाँ पर देख ही नहीं रहे हो, कुछ करना चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि साउथ एशिया में जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं या फिर यहाँ पर पैसिफिक आइलैंड में जो भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं, ओशन का लेवल बढ़ने से यहाँ पर वो डूबते जा रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इंडो पैसिफिक जो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करेंगे मिलकर, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, कोई नहीं, एक तरीके से एक प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है। इसी के साथ में रिसोर्स की स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, तो उसको पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आज के में, जैसे कि म्यांमार के अंदर ले लो, फालतू की हरकतें चल रही हैं, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। कई सारी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन के चैलेंजेस फेस कर रही है, या फिर गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। तो वो वाली बातें हैं। तो यूएसए चाहता है कि रीजनल लेवल पर ये काम किया जाए और मिलकर काम करें यहां पर, और इसी के चलते चाहता है कि जो भी टारगेट लगाए गए हैं सब कंट्रीज के द्वारा उनको अचीव करें, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां पर अचीव करें। तो ये कुछ अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिनके द्वारा इसको सबको नहीं कहते कि अच्छा बोलकर, नहीं कहते एक डायलॉग मीठी मीठी बोलकर सिगरेट पिलाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट बोलकर हमको टोपी पहना दे कि तुम भी इसको अचीव करो, और पर हमारी जो है हेल्प जो होनी चाहिए वो हेल्प नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर बात करें इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर, तो एक तो क्वाड में काफी अच्छा रोल है हमारा। क्वाड ने हमारे क्वाड खोल दिए हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी प्रेजेंस जैसी आई तो कहीं ना कहीं चाइना को थोड़ा तो सदमा लगा, ठीक है। इसी के चलते जो यहाँ पर बात करें रीजनल लीडरशिप में इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते चाइना को और मिर्ची लग रही है। इसी के साथ में लाइक माइंडेड पार्टनर यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर क्वाड में एक दूसरे के साथ में चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ पर इंडिया के सपोर्ट में कहीं ना कहीं यूएसए खड़ा हुआ है। तो इसके चलते जो इंपैक्ट है कहीं ना कहीं उसको हम लोग थोड़ा डाइल्यूट कर पा रहे हैं। उसको भी पता है चाइना को भी ज्यादा इससे हद से बाहर जाएगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, जिसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में अपने कब्जे में ले लिया गया था, और यहां पर आप लोगों को एलओसी देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सियाचिन ग्लेशियर, जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया मैप बेस्ड, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुना करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एरिया जो था ये 1963 में यहां पर पाकिस्तान के द्वारा गिफ्ट कर दिया गया, मतलब हमारा एरिया और पाकिस्तान को गिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हरकतें की गई, पाकिस्तान के द्वारा गिफ्ट किया गया चाइना को। तो ये भी चाइना के कंट्रोल में, इसका नाम क्या है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें यहाँ पर जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, कई सारे एरिया में और काम करेंगे, हेल्थ के, स्पेस के, डीप इकोनॉमिक जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इसी के साथ में फ्री और ओपन पैसिफिक, ये तो सारी बातें बार बार बोली जा रही हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में चलेंगे, कई एरिया में चलेंगे। और इंडिया को यहाँ पर चाह रहे हैं एक तरीके से ऐसा दिखाया जाए कि इंडिया जो है आज के डेट में यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर है, वो वाली बातें देखने को मिलेगी। तो चाइना को मिर्ची लगती है इससे। तो चाइना की जो एक तरीके से मुखरता है यहाँ पर, मतलब एक तरीके चाइना जो हरकतें करते हैं, खासकर वो कि आजकल में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, इकोनॉमिक का सैंक्शन लगाता है उसके ऊपर, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया को डराता है, उधर ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाता है, साउथ चाइना सी में भी हरकतें करता है, जापान के साथ में हरकतें करता है। तो ये सारी चीजें जो चाइना कर रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगेगा। इसलिए यहाँ पर ये बेसिकली अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी लेकर आया। अच्छा, अभी मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि यूएसए जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अपनी एम्बेसी को ओपन कर रहा है। उसका नाम आप लोगों को बताना है, एक आइलैंड है जिसके बारे में डिस्कस किया था। देखता हूं किस किसको याद है, ठीक है। और थम्स अप दीजिए करो अगर आप लोगों को लगा है कि आर्टिकल समझ में आ गया, और नहीं समझ में आ गया तो आप लोग बता सकते हैं कहां पर डाउट है, उसको फिर क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई, कमेंट पढ़ रहा था आप लोग एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप मतलब शब्द देखो कैसा है कि आपके लेक्चर सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। अब भाई साहब मैं इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं कि नींद आ गई, पहले तो ये बताओ, या फिर मेरी आवाज इतनी मधुर लग रही है कि आपको नींद आ गई। ऐसा मत किया करो यार, पढ़ लिया करो उसको, थोड़ा सा मतलब बाद में सो लिया करो, रिकॉल करते करते सो लिया करो, पर लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया करो। क्या रियलिटी में इतना बोरिंग है बताना, यस या फिर नो। नींद क्या आई थी पहले ये तो एक्सप्लेनेशन दे देते साइड में, ताकि मैं भी अपना आपको समझा सकूं कि मैं इतना बोरिंग लेक्चर पढ़ा रहा हूं उसकी नींद आ गई यार तुमको। चलो जो भी है अच्छे से पढ़ो यार, पास में आ रहे हैं, इन सब चीजों में थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है हेल्थ के बारे में बात करूंगा, खाने पीने के बारे में बात करूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। और खासकर जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कई सारी बातों का। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले जैसे कि आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो बीएमआई क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बेस पर आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग कितना फैटी शरीर है या फिर आप लोग कितना हेल्दी शरीर है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जितना वेट होगा आप लोग की बॉडी का, उसके हिसाब से आप लोग अपनी बॉडी में प्रोटीन ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप लोग की बॉडी का वेट जो है वो 65 kg है, तो इतना ग्राम आप लोग डेली प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए, ओके। तो इसके चलते अरे हाँ, कई सारे बच्चे रेगुलर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर दूसरा डोज लग गया क्या? हाँ भाई, लग चुका है दूसरा डोज, ठीक है, टेंशन मतलब दूसरा डोज मैंने लगवा लिया, ठीक है। आप लोगों ने सबने लगवा लिया, फिर नहीं लगवाया, तो हेल्थ जो है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। मुझे लगता है जिंदगी में दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है टाइम और दूसरा है हेल्थ, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसके बाद में आती हैं। अगर ये दो चीजें आप लोग मैनेज कर पा रहे हो तो फिर सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे। इनको बर्बाद मत करो, चाहे सारी चीजें बर्बाद हो जाए। पैसा, दुनियादारी, सब चीजें सब आ जाता है जब पैसा होता है, मतलब जब आप लोग की हेल्थ सही होती है और टाइम सही होता है, तो उनको यूटिलाइज करो। अब बात करते हैं स्कीम के बारे में। स्कीम की जा रही है हमारी कंट्री में, एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके द्वारा राज्यसभा में ये बताया गया कि एक स्कीम है यहाँ पर जिसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। दूसरी क्या होती है? उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। उसमें क्या करता है? उसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है, यानी कि बंटाधार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये पायलट स्कीम है। पायलट स्कीम का मतलब क्या होता है कि एक छोटे से एरिया में पहले इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, अगर ये सही काम कर रही है तो आगे चलेंगे, वरना फिर इसको फेंक कर दूसरे ले आएंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ द राइस और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारा काम यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से पीडीएस जो सिस्टम है, सबके जो प्रॉपर वे में ऑनलाइन सारी चीजें सबको कनेक्ट कर यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ये यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में, स्कीम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये यहां पर 3 साल के लिए इंप्लीमेंट की जा रही है। स्टार्ट की गई थी 2019-20 में, और टोटल पैसा इसको 174 करोड़ यानी कि 174 करोड़ यहां पर इसको दिए जा रहे हैं। और ये बेसिकली क्या फायदा पहुंचाएगी, किस लोगों को फायदा पहुंचाएगी, अगर ये पूछ रहे तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ये यहां पर एड्रेस करेगी जिनमें खून की कमी है, एनीमिक या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, डिफिशियंसी है, उनको यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराएगी। तो इसके चलते 3 साल का टारगेट रखा गया, जिसमें काफी फायदा यहां पर मिलने वाला है इस स्कीम का। काफी डिटेल में खुद पीआईबी के द्वारा ये पूरी स्कीम कवर की गई यहां पर। तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री क्या कर रही है, किसने क्या बातें बताई है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो पीयूष गोयल साहब जी के अंडर में आज के में मिनिस्ट्री काम कर रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री जो यहां पर मिनिस्टर है पीयूष गोयल है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो सीआर चौधरी है यहां पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मली ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं यार, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा सा, और फिर चीजों को आगे भी समझेंगे यहां पर। अभी जो हमारी कंट्री में फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया है, एफसीआई, नॉर्मली सुना होगा आप लोगों ने, इसके पेपर भी आते हैं कई बार, हालांकि अब तो पता नहीं कब आया था, अभी याद नहीं है। तो यहां पर इसके द्वारा पूछा गया कि कैसे यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को लेकर चलना है, और कैसे प्रोक्योर करना है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं उसके पास में अलादीन का चिराग है और घुसेंगे उसमें से जिनी निकलेगा और बोलेगा बताओ कि कहां से चावल किस किस को देना है, ठीक है। तो जिनी थोड़ी ना अपने पास से चावल निकालेगा, पहले चावल प्रोक्योर करना पड़ेगा, यानी कि किसानों से खरीदना पड़ेगा। जब किसानों से चावल खरीद लिया तो फिर गरीबों में वो बांटना पड़ेगा। अब गरीबों के घर में पहुंचेगा वो, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो पहले प्रोक्योर करना है और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और ये कहां किसके थ्रू के लिए? ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम के थ्रू भी यहाँ पर, यानी कि ये दो ऐसी स्कीम है जिसमें डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचता है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और पोषण अभियान मैंने आप लोगों को बताया था, जो मिड डे मील स्कीम है यहाँ पर, अब फिलहाल उसको यहाँ पर जो पीएम पोषण के अंदर उसको इंक्लूड किया गया, जिसके चलते बच्चों के पोषण के बारे में ध्यान रखा जा सके, यानी कि कुपोषित जो हो चुके हैं उनको पोषित किया जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, सिंपल, आसान, सस्ती भाषा में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, एक शब्द यूज किया गया था रिसेंटली अभी काफी अदबदकर, यानी कि काफी जल्दी जल्दी, जिसको बोलते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से थे? वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर ना तो एजुकेशन का लेवल अच्छा है, ना हेल्थ का लेवल अच्छा है, ना कोई ढांचागत विकास हुआ है, मोटे मोटी भाषा में बोलो तो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट बोल देगा। यानी कि स्टैंडर्ड नाम रख दिया थोड़ा सा उठाकर, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि एस्पायर करने किसी चीज को अचीव करने के लिए, पर लेकिन रियलिटी में वो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काम करने की जरूरत है। अच्छा नाम देने से फीलिंग अच्छी आने लगती है, और जो थोड़ा सा प्रोडक्टिव पॉजिटिव, उन्हें एक तरीके से पॉजिटिविटी झलकने लगती है, तो इसलिए इनका नाम एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रख दिया। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव स्कीम का,
तो सीधा सीधा मतलब यहां पर यह कि फोर्टिफाइड जो राइस है वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो आप लोगों के माइंड में पहले तो ये आ रहा होगा यार ये 45 राइस क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ, क्योंकि अगर यही नहीं पता है तो पूरी स्कीम पढ़ लेंगे और यहां पर ये पता नहीं चलेगा चल क्या रहा है। तो देखिए बेसिक चीजें आप लोगों के माइंड में जितना क्लियर रहेंगी ना उतना ज्यादा चीजों को आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे। अगर मान लीजिए कहीं पर डाउट आ रहा है तुरंत अपने आप को रोको और पहले उस डाउट को क्लियर करो फिर आगे बढ़ो। तो पहले डाउट क्या है, फोर्टिफाइड राइस यानी कि फोर्टिफिकेशन क्या है पहले ये समझाओ भाई यार, ठीक है। तो समझते हैं फोर्टिफिकेशन क्या है। अगर यहां पर कई सारे जो आप लोग खाने पीने हैं जो नॉर्मल आप लोग खाते हैं अगर उनको फोर्टिफाई कर दिया तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कर दी मतलब आयरन आ गया, लोहे की यहां पर सरिया नहीं आ गई उसमें या लोहे की गोलियां मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। यहां पर आयरन मिल गया, उसमें आयोडीन मिल गया, जिंक मिल गया, विटामिन ए और डी आप लोग देखते हैं यहां पर कई सारी चीजें यहां पर मिल जाती है। और खासकर किस में ऐड किया जाता है, ये उसी चीज में ऐड किया जाता है जो आप लोग रेगुलर खाते हो। अब ऐसा तो है नहीं आप लोग यहां पर कोई ऐसा फूल बोलते हैं मैंने जैसे कोई फूल के कोई ऐसी सब्जियां खाना बोलते जैसे ब्रोकली। अब ब्रोकली कौन कौन खाता है, बहुत ही रियरली यहां पर ऐसा तो नहीं कि बहुत ही स्टेबल डाइट है, यहां पर हर एक घर में ब्रोकली बनती है, ठीक है। तो उसमें आप लोग कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन, कोई मतलब नहीं उसका। चावल में करो, हर एक घर में बनते हैं, हर एक इंसान खाता है, दूध हर एक इंसान पीता है, नमक हर एक इंसान खाता है। तो इनमें के अंदर यहां पर जैसे नमक में आयोडीन डाल दिया, ठीक है, और ज्यादा आयोडीन युक्त नमक हो गया, घींगे की बीमारी अब नहीं होगी, वो समझ सकते हैं आप लोग। चावल में यहां पर कर दिया तो इसके मिल्क में कर दिया। तो इस तरीके से फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि उनकी जो एक तरीके से जो उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, एक तरीके से सेहत के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते चीजों को इंप्रूव किया जाता है। तो फोर्टिफिकेशन जो राइस का किया जाता है तो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाते हैं, एक तो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं, और कंपलसरी स्ट्रेटजी यहां पर ताकि विटामिन का और जो मिनरल्स हैं डाइट में उसको इंप्रूव किया जा सके। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा जैसे कई सारे बच्चे जो हैं वो बड़े शैतान होते हैं, दूध पीना पसंद नहीं करते, ठीक है, और इसी के साथ में पता माता पिता को पता है कि यार दूध पिलाना जरूरी है तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी उसका बनाना शेक बना दिया, ठीक है, कभी कुछ और मिला के पिला दिया, उसमें देखो हॉर्लिक्स, आओ बेटा हॉर्लिक्स पिएंगे, दूध नहीं हॉर्लिक्स है, ठीक है, वो वाली चीज देखी होगी। गांव में नॉर्मली शक्कर डाल के पिला देते हैं कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई बार इस तरीके से चीजें क्या रहती है, ये जरूरी है शरीर के लिए, डेली कम से कम 1 गिलास दूध आप लोगों को पीना चाहिए, काफी फायदेमंद रहता है, और कम से कम आधा कप आप लोगों को डेली दही खानी चाहिए रेगुलर। तो ये बहुत ही जरूरी है रेगुलर डाइट के पॉइंट ऑफ से बात करें तो। अगर बात की जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहां पर जैसे जिंक हो गया, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B3 या विटामिन B6, ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इनको फोर्टिफिकेशन के थ्रू यहां पर ऐड किया जाएगा और अच्छे लेवल पर चीजों को पहुंचाएंगे। समझ में आ गया फोर्टिफिकेशन क्या होता है। अब समझते हैं यहां पर जब यहां पर जो फोर्टिफिकेशन कर दिया जाएगा राइस का, और फिर यहां पर जो हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसके चलते बीजेपी और जो कांग्रेस है वो दोनों आपस में लड़ती भी रहती है कई बार, और मैं आप लोगों को नॉर्मली बताता भी हूं। बीजेपी कांग्रेस ये बोलती है कि भाई साहब ये कानून हमने बनाया, ठीक है, पर लेकिन बनाती गवर्नमेंट चेंज होगी 2013 में। बीजेपी बोलती है हमने भाई साहब इंप्लीमेंट किया है ये कानून पूरा, इसलिए हमने लोगों को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस बोलती है हमने फायदा पहुंचाया, बीजेपी बोलती है हमने फायदा पहुंचाया। मैं ये बोल रहा हूं कि यार आप दोनों लड़ रहे हो, ये तो देख लो कि वो खाना जो आप लोग बांट रहे हो लोगों को फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो आया कहां से है, वो तो फार्मर यानी कि किसान का है। तो किसान भाइयों को भी याद कर लो कि उन्होंने भी कुछ किया, सारा काम तुम ही लोग कर रहे हो। तो यहाँ पर वो एक आर्टिकल था मुझे बड़ी अच्छी लगी उसके साथ, मैंने उसने लिखा कि दोनों लड़ रहे हैं कि हाँ मैंने बनाया ये मैंने इंप्लीमेंट किया, ये कोई नहीं बात कर रहा है कि यहाँ पर किसान जो है उन्होंने उगाया इसीलिए तुम यहाँ पर ये दोनों एंजॉय कर पा रहे हो। तो वही बातें हैं कि क्रेडिट कोई और किसी का है, केले कोई और जाता है। तो ये सारी हरकतें देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से लर्निंग और शेयरिंग के बारे में बात की जा रही है, ताकि स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, डिपार्टमेंट और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके कहां कहां पर कितना अनाज दाना चावल फोर्टिफिकेशन करके कहां पर पहुंचाना है, और कहां कहां पर डिफिशिएंसी यहाँ पर न्यूट्रिशन की उनको यहाँ पर कंप्लीट करना है, और किस एज ग्रुप के अंदर यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यानी कि बच्चा है, महिला भी प्रेग्नेंट महिला है, या दूध पिलाने वाली यानी कि लैक्टेटिंग मदर है, तो सबको काउंट कर चलो, सबका साथ और सबका विकास वाला फंडा लेकर चलो, ये बातें हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर नीड क्यों पड़ गई यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की। सबसे पहले तो बात ये कि कुपोषित लोग हैं काफी ज्यादा, यानी कि कुपोषण का शिकार है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इसके चलते खासकर जो महिला होती है और जो बच्चे होते हैं उनको दिक्कत देखने को मिलती है। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अगर कोई महिला कुपोषित है, अब बच्चे को जन्म देगी, बच्चा भी कुपोषित होगा। अब कोई बच्चा कुपोषित हो गया, अब पूरी जिंदगी उसकी आगे बढ़ने वाली है, और अगर स्टार्टिंग में अगर कुपोषित हो गया तो कई सारी बीमारियां शरीर में लग जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर डाइट कम से कम जब बच्चा जिसका एज और जिसका शरीर बढ़ रहा होता है उसको प्रॉपर डाइट मिलता है तो बच्चा एक अच्छे लेवल पर आगे बढ़ता है। एवरी सेकंड यानी कि हर एक दूसरी महिला हमारे देश में जो है वो एनीमिक यानी कि आज की डेट में शिकार है किसकी, एनीमिया की, ठीक है। और एवरी थर्ड यानी कि हर एक तीसरा बच्चा वो स्टंटिंग का शिकार है। अब स्टंटिंग क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है।
ये कई बार बता चुका हूं। चलो बताइए, इसको देखता हूं किस किस को याद है। देखिए कमेंट बॉक्स में पढ़ लिया कीजिए, बहुत सारे बच्चे बहुत प्यारा आंसर देते हैं, तो अगर कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप लोग देख सकते हैं। कई सारे बच्चे रेगुलर क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। रेगुलर कमेंट बॉक्स हो, एक प्रोडक्टिव कमेंट बॉक्स बना सकते हैं। इतने सारे अच्छे मोटिवेशनल कोड भी कई सारे बच्चे एक तरीके से पोस्ट करते हैं, कई सारे बच्चे एक दूसरे का रिप्लाई करते हैं, तो एक पढ़ाई का जब माहौल मिलता है ना, तो वो एक काफी अच्छा रहता है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। इंडिया जो है उसकी रैंक जो है वो 101 पर आ गई है। हम यहाँ पर 116 कंट्री में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि भूखमरी की शिकार है हमारा देश काफी ज्यादा है। और वैसे हम लोग गेहूं उत्पादन में काफी अच्छे लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों तक रिसोर्सेज पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि पैदा करना चीजों का अलग बात है, पर लोगों तक पहुंचाना अलग बात है, तो लोगों के पहुंचाने का भी मुद्दा होना चाहिए। हिडन हंगर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, भुखमरी, ठीक है। सीरियस हेल्थ रिस्क यहाँ पर अगर निकल कर आता है, तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली जो मेल न्यूट्रिशन की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, मिलनी चाहिए। राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है। स्टेपल मतलब एक तरीके से उन्हीं के हर एक लेवल, हर एक इंसान जो है वो यहाँ पर इसका यूज करता है, तो इसके चलते यहाँ पर 2/3 जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो चावल खाती है, ठीक है। तो चावल काफी सारे लोगों को पसंद है। जैसे कि अगर कोई चावल नहीं खाता है तो कोई मेरे जैसा होगा, वो खीर खाना पसंद करता है, ठीक है, तो खीर खाई जा सकती है। या फिर कोई और तरीके से आप लोग चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नमकीन चावल बना लिया, उनको खा लिया। नॉर्मली भी चावल मतलब एक तरीके से खाए जा सकते हैं आसानी से, और वैसे अगर कोई वैसे नहीं खाता तो अलग अलग तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं इंसान के आज के डेट में चीजों को यूज करने के, तो मैक्सिमम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई यहाँ पर इनका यूज कर ही रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि इनको अच्छे लेवल पर हम लोग इंप्लीमेंट करें। अभी यहाँ पर अगर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझोगे, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको FSSAI आप लोग बोलते हो, उसने 2016 में यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन के बारे में जब बात की, तो यहाँ पर व्हीट फ्लोर और राइस को यहाँ पर आयरन, विटामिन, ये विटामिन B12, इसी के साथ में फोलिक एसिड के बारे में बात की गई। मिल्क के एडिबल ऑयल के सारे में बात की तो विटामिन A और D के बारे में बात की। इसी के साथ में यहाँ पर डबल जो फोर्टिफिकेशन सोल्ट के बारे में बात की, तो इसमें बेसिकली आयोडीन और आयरन के बारे में बात की। तो नेशनल न्यूट्रिशन जो स्ट्रेटजी है हमारे देश की, उसमें फोकस ये है कि कैसे हम लोग आज के डेट में इंटरवीन कर सकते हैं, कहीं एनीमिया, विटामिन A या आयोडीन की डिफिशियंसी है तो कैसे हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं, और कैसे हम लोग डाइट है उसमें डाइवर्सिटी ला सकते हैं, ताकि एक इंसान जो है वो बैलेंस डाइट लेकर यहाँ पर चल सके। जब हमारे देश में पहली बार 2017 में ये क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पहले से क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलना कहां से आ गया, ठीक है। बात की जा रही है मिल्क फोर्टिफिकेशन के बारे में, यानी कि हमारे देश में जब मिल्क को फोर्टिफाइड करने की बात की गई, तो यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, इसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। और टाटा ये हर जगह आते हैं, ठीक है, ये देश का नहीं है, टाटा नमक देश का नमक, तो ये हर जगह लोगों के साथ में काम करते हैं, खासकर गवर्नमेंट के साथ में। 2017 में यहां पर काम किया गया, तो काफी प्रोडक्टिव आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली रीजन भुखमरी को मिटाने के लिए और सही डायरेक्शन में चीजों को पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये आर्टिकल, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं। अगर सही लगा या फिर कोई डाउट है तो बताएगा, उसको फिर क्लियर कर लिया जाएगा। कोई भी डाउट लेकर माइंड में नहीं जाना है, और अगर कुछ ऐसी भी चीजें हैं, अगर लगता है कि खुद से भी सर्च कर सकते हो तो सर्च करने से भी नहीं शर्माना है। गूगल अपना ही है, आज के में घर का ही समझो, गूगल बाबा कुछ भी पूछोगे सारी बातें बताएगा, और वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए तो लड़की बैठा रखी है, उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर बताती है, आप लोग कुछ भी पूछते हो उससे, फिर डाउट क्या है तो कुछ भी पूछो उससे, सारी बातों के आंसर आप लोग को देगी, तो अच्छे से उसको एंजॉय करो, ठीक है। यानी कि डाउट नहीं रखना है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर बात करेंगे लीगल सर्विस डे के बारे में, और लीगल सर्विस होती क्या है पहले तो यही समझ में आना चाहिए। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सोशल इंपावरमेंट और जुडिशरी के बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए तो काफी बेहतरीन आप लोगों के लिए यहां पर ये टॉपिक तैयार हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानते हैं हमारे देश में एक लोधी ब्रांच है, और वो है कहां पर ब्रांच का, बेसिकली एक लोता एक जगह है, हेडक्वार्टर या क्वार्टर कुछ ही बोल लो उसका, और वह है दिल्ली के अंदर में। इसके अलावा किसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है, चाहे वो यहां पर रहता है साउथ इंडिया में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, चाहे कहीं पर भी रहता है, उसको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली आकर ही उसका केस जो है वो कंप्लीट होगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब ये मत बोल देना कि अब तो सर ऑनलाइन चीजें चल रही हैं तो इसके चलते चीजें हो जाती हैं, वो एक अलग चीज है, अभी जो चीजें स्टार्ट हो गई कोविड-19 के चलते, पर नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जनरल मेरे जो कुछ बोलता करो ना उसको जर्नलिस्टिक वे में ले लिया करो, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक उदाहरण लेकर निकाल कर आ रहे हो कि ऐसा हो गया, ओके। तो नॉर्मली बात करें, हालांकि अलग अलग हाई कोर्ट है, पर लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब ये समझो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक तो पुलिस या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है, दूर से ही राम राम कर लेते हैं कि भाई साहब इनसे दूर रहो, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो कानून का फायदा भी नहीं उठा पाते हैं, और यहाँ पर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, वो तो काफी डिस्टेंस बनाकर इससे रखता है। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर लोगों तक न्याय को पहुंचाया जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा, नेशनल लीगल सर्विस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर ये 9 नवंबर को। और इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज जो अभी है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसके द्वारा लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया
कि हमारे देश में पैन इंडिया मतलब पूरे देश के लेवल पर अगर बात करें, इंडिया लीगल अवेयरनेस और आउटरीच कैंपेन चलाना है, जिसके चलते यहां पर मतलब चलाया गया था, जो लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है, नेशनल जो लीगल सर्विस डे के तौर पर यहां पर इसको लॉन्च किया गया था। मतलब क्या है इसका, इनका कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग जो हैं वो जाने कि लीगल सर्विस नाम की भी सर्विस आप लोगों को मिलती है, जिसके चलते आप लोग यहां पर न्यायालय तक पहुंच सकते हैं आसानी से, ठीक है। लीगल यानी कि कानूनन सर्विस आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसके बारे में बातें की जा रही है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इसके मिनिस्टर कौन है आज के डेट में, ये है किरण रिजिजू साहब, ठीक है। और जो यहां पर इनके बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट आप लोगों को छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। तो ये जो डे है वो 9 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके चलते लोगों को, हर एक सिटीजन को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए यहां पर जुडिशरी है। ऐसा तो है नहीं कि बस अमीर और रसूखदार लोगों के लिए बना रखे हैं बड़े बड़े न्यायालय, सबके लिए भाई साहब, सब उसको एंजॉय कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट जो उसने बोला कि यहां पर 1995 में कि लोगों तक भाई साहब जो खासकर वीकर सेक्शन यानी कि गरीब तबका है सोसाइटी का, उस तक यहां पर हेल्प पहुंचनी चाहिए। तो उन्हीं को हेल्प पहुंचाने के लिए आप लोगों ने सुना होगा लोक अदालत लगा दी, ठीक है, लीगल एड प्रोग्राम चला दिए। इसका मतलब क्या रहता है कि जनता तक कानून को पहुंचा देना, ना कि कानून तक जनता पहुंचे। तो ग्राउंड लेवल पर जाना, तो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करा देना। अब एक इंसान ऐसा है जिसकी 2 वक्त की रोटी वो कमा नहीं पा रहा है, और कल को चलकर उसको गाड़ी, कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसकी रिक्शा को गाड़ी से ठोकर चला गया कोई। अब ये तो है नहीं वो क्या बोलेगा कि ठीक है तुझे केस, उसे तुमको मैं कोर्ट में देख लूंगा। वो देखेगा भाई साहब थोड़ा बहुत मुझे पैसा दे दो ताकि जो मेरी रिक्शा टूटी है उसको सुधरवा लेता हूं। नॉर्मली ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर एक गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी वाले को ठोक दे, अगर दोनों रसूखदार हो तो बोलेंगे आप तुझे कोर्ट में देखूंगा। तो नॉर्मली आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कई सारे मैटर आते हैं यहाँ पर, कोई सिविल होता है, कोई क्रिमिनल, कोई रेवेन्यू कोर्ट में, कोई ट्रिब्यूनल में। तो इस तरीके से दुनिया भर के यहाँ पर मैटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन इनका फायदा वही उठा पाते हैं जिसको यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर नॉलेज होती है और जो ठीक ठाक परिवार से निकलकर इंसान आता है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं के लिए देश है, उन्हीं के लिए संविधान है। अब संविधान देश तो सबके लिए, तो सबको इसका फायदा होना चाहिए। तो सिटीजन को यहाँ पर इस तरीके से वेरियस प्रोविजन रखे गए, यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई हमारे देश में, ताकि यहाँ पर हर एक इंसान के लिए यहाँ पर फायदा हो सके। एक पर्टिकुलर शब्द है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या होगा, मैं भी कैसी बातें बोलता हूँ, मैं भी ऐसी बातें बोल देता हूँ, सुना है। पॉलिटी के अंदर पूरा एक लेक्चर है, PIL, जाकर सर्च कर लेना, PIL भाई, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाम ही क्या पर है, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक के लिए लिटिगेशन करना, यानी कि सबके लिए, एक तरीके से ऐसे नहीं इंडिविजुअल कोई पर्सन है एंजॉय कर रहा है, सोसाइटी के लिए अगर कोई मैटर निकल कर आता है तो PIL भी है यहाँ पर, एक बड़े तबके पर, सोसाइटी पर जो इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में एक तरीके से कहीं ना कहीं चीजों को ढंग से लेकर चलने की बात की जा रही है। PIL पूरा चैप्टर है, इसको जाकर जरूर रिवाइज कर लेना अगर मन करे तो, थोड़ा टाइम निकाल पाओ अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से। कई सारे बच्चे तो बोले कि सर जरा सी वीडियो जो है, एक तो बच्चा कह रहा है कि सर 1.5 घंटे की वीडियो बना दो, ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर नहीं, इसको 1 घंटे के अंदर ही रखा करो। यार 1.5 घंटे और 1 घंटे में तो आप लोग मुझे मानते हो ना, ये कई बार तो मैं ना पढ़ता सोचता रहता हूँ। मैंने कहा ये देखो कैसी, मतलब एक तरीके से इंसान ना कि ऐसा, एक तो ऐसा लगता है कि यार जबरदस्ती बैठ के पढ़ा दिया, आओ बैठेंगे पढ़ेंगे, लेक्चर आ गया यार सुनना पड़ेगा, ऐसा माहौल मत बनाया करो दिमाग का। उसमें आप लोग ना टाइम पास कर रहे हो। 99% लोग, बता दो आप लोग कैसे होते हैं, जो आज के में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो खाना पूर्ति करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लेक्चर आ गया, सुन लिया, बस कहानी खत्म, हमारा काम निपट गया। अब उनसे ये पूछ लो जितना पढ़ा है, जितना सुना है, क्या वो उसमें से याद है कुछ? तो वो होता है बेसिक पर्पज। क्या तुमने समझा है कुछ, या बस सुन लिया, बस टाइम पूरा कर लिया? तो टाइम पूरा नहीं करना है, जो पढ़े उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में बैठकर उसको याद रख सको, ठीक है, और थोड़ा सा रिवाइज चीजों को करने की कोशिश करो, इसलिए चीजें तब समझ में आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है अपने आप सारे काम करती रहेगी। तो संविधान ने कुछ फोर्स किया है काम करने के लिए, और वो फोर्स किए जा रहे हैं यहाँ पर पार्ट 4 के अंदर में। पार्ट 4 के अंदर जब संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल आप लोगों को 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक यहाँ पर DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलती है। तो उसमें आर्टिकल 39A जो है यहाँ पर ये बात करता है कि जो स्टेट है यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लोगों को एक तरीके से जस्टिस प्रमोट करे और यहाँ पर उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराए, ताकि वो भी सिक्योर कर सके जस्टिस, उनको कोई भी न्याय जो है वो डिनाई नहीं करना है। अब जस्टिस इकोनॉमिक भी हो सकता है, या फिर दूसरी कोई तरीके से देखें तो इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर कोई अदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से उसको चीजें नहीं मिल पाती है, तो ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तुमको चुनकर बैठा दिया है, तो अब तुम देखो हमारी दिक्कतें उनको दूर कैसे करोगे। तो ये बातें देखने को मिलती है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 जो है यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन डालते हैं स्टेट के ऊपर कि इंश्योर करो कि यहाँ पर एक तरीके से क्वालिटी बिफोर, एक तरीके वो इक्वालिटी बिफोर आप लोगों को देखने को मिलेगी लॉ, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि हर एक इंसान जो है वो इक्वल है। मान लीजिए आज के दिन में मेरे से कोई गलती होगी, मैं रोड पर जा रहा गाड़ी लेके और गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया मेरे से, ठीक है,
अब यहां पर उसकी सजा मिल गई मुझे, ठीक है भाई साहब, 4 साल 5 साल जितना भी है जेल में काट कर आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे वो सजा मिल चुकी है और कहानी खत्म होने के बाद में फिर से किसी को याद आया, अरे इसने तो उस दिन वो काम किया था, फिर से पकड़ के लेके आओ, फिर से 4-5 साल जेल में डालो। फिर से कोई दूसरा इंसान आ गया, अरे हाँ उसने तो वो काम किया था, फिर से पकड़ के जेल में डालो। ऐसा नहीं है भाई साहब बिल्कुल जान लेकर छोड़ोगे क्या? ये क्या हो गया? तो ये हो गया कि एक बार गलती कर दी, उसकी सजा मिल गई, अब कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब ये इंसान जो है गलती हुई थी, ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर की थी। एक है कि जानबूझकर बार बार ठोक रहा है लोगों को, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, एक कानून प्रॉपर बनाया, उसके खिलाफ लोग उसके तहत यहां पर सजा मिल गई, तो कहानी खत्म हो गई। अब मान लीजिए कोई और गुनाह कर दे तो उसके लिए सजा दो फिर। तो ऐसे बेसिकली चलते हैं, ऐसे नहीं कि एक इंसान को पकड़ ला रहे और भाई साहब इसने तो गलत काम कर दिया, इसको पकड़ो। तो यहां पर सबको एक इक्वल तरीके से देखना है, तो ये हमारा संविधान बोलते हैं। आर्टिकल 14 और 22 के तहत यहां पर लीगल सर्विस के बारे में बात करें। लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो ये प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड और एडवाइस, यानी कि ज्ञान जो है वो फ्री में बांटता है। इसके चलते ज्यादातर लोगों को मिल जाता है, पर लेकिन कई बार फ्री की चीजें जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया है अवेयरनेस फैलाने के लिए। वरना अगर लोगों को पता ही होता है फ्री की चीजें मिल रही हैं तो लोग एंजॉय कर ही लेते, पर लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। इवन फंडामेंटल राइट जो है बहुत सारे लोगों को अपने अधिकार नहीं पता है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जरूरी हो जाता है अवेयरनेस फैलाना। इसी के लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराई जाती है, इसी के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आते हैं जिसको एडीआर बोलते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि लोग जो है उनको अगर कोर्ट में जाना पसंद नहीं है तो बाहर ही उनका काम निपटा जाए, उनका नहीं मतलब उनके केस का, ठीक है ताकि यहां पर दिक्कतें ज्यादा देखने को न मिले। तो मीडिएशन जो किया जाता है, लोक अदालत जो लगाई जाती है, या आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन जो किया जाता है, इनका बेसिक पर्पज ये होता है यार कि एक तरीके से ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। वो वैसे ही दुनिया में दिक्कत इतनी चल रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो दूसरे काम धंधे पर अपना फोकस करो। तो इसके चलते प्रोवाइड कराते हैं कॉम्पनसेशन भी। कल को चलकर किसी को दिक्कत पहुंच गई तो उसको एक कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए कि हाँ इसके लिए यहाँ पर ये फायदे भी हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना इसको। जैसे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका या सब डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर जगह आप लोगों को यहां पर फ्री लीगल सर्विस के कोई ना कोई प्रतिबंध या प्रोविजन देखने को मिलेंगे। नेशनल लेवल पर नालसा आप लोग बोलते हैं, कई बार मैंने बोला है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम याद है आप लोगों को? बताइए किससे रिलेटेड था वो केस? बहुत बार डिस्कस किया मैंने, इसी ने वो केस लड़ा। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो बेसिकली आप लोगों को बताना है किस चीज से रिलेटेड था। नालसा जो यहाँ पर ये एक लीगल बेसिकली यहाँ पर सर्विस अथॉरिटी है जो कि 1987 यानी कि 1987 में बनाई गई। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से उनके जो एक पैटर्न में यहाँ पर एक चीफ होते हैं जिसके चलते यहाँ पर चीजों को देखा जाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ए पैटर्न इन चीफ, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर इनकी अध्यक्षता में आप लोग बोल सकते हैं चीजें यहाँ पर आगे बढ़ती हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पर जब जाएंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो भी उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे तो वो यहाँ पर चीजों को देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज या फिर जो डिस्ट्रिक्ट के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो यहाँ पर इसको देखेंगे। तालुका लेवल पर जाओगे तो सिविल जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब डिविजनल लेवल पर या फिर हाई कोर्ट में जाओगे तो हाई कोर्ट लीगल सर्विस, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए सीबस जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी रहेंगी, तो ये काम करेंगे। यानी कि हर एक लेवल पर प्रोविजन कर रखे हैं ताकि हर एक लेवल पर लोगों को फायदा हो सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये एलिजिबल रहते हैं। फ्री किसको किसको मिलेगी? अब ये तो है नहीं कि आप लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए महीना छाप रहे हैं और आप लोग बोलो कि यहाँ पर सर्विस मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वुमेन, चिल्ड्रन या फिर SC ST या फिर इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर वर्कमैन या विक्टिम ऑफ द मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रोथ, यानी कहीं भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कहीं आग लगी इंडस्ट्री में, डिसेबल पर्सन या पर्सन इन कस्टडी, तो इनको यहाँ पर ये फायदे मिलते हैं जिसके चलते यहाँ पर ये इनका फायदा उठा सके। तो ये एलिजिबल कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में एनुअल इनकम जिसकी लेस देन अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन केस बिफोर एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ में लेस देन 5 लाख इफ द केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि इतना पैसा अगर इंसान के पास में है तो यहाँ पर उससे कम पैसा है तो ही उसको यहाँ पर लीगल सर्विस मिलेगी, वरना लीगल सर्विस नहीं बनेगी। इसी के साथ में यहाँ पर कोई भिखारी है या फिर कोई ऐसा है यहाँ पर जिसकी ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन, यानी कि एक तरीके से तस्करी की जा रही है, इंसानों की इधर उधर से लाकर खरीदा और बेचा जा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर सहायता देखने को मिलेगी। तो यह है बेसिक रिक्वायरमेंट जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर पैटर्न में पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बताइए कैसा लगा ये पर्टिकुलर टॉपिक? थम्स अप देकर बता सकते हैं इसके बारे में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट एक टॉपिक, ओके। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पर अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी आ गया कई सारे मुद्दों की वजह से। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? पहले तो हिंदू के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया ये आर्टिकल, और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जो यहाँ पर प्रवर्तन निर्देशालय, इनके इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टर है उसके चलते, और जो PMLA होता है। PMLA यहाँ पर हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ये एलिगेशन लगाई गई यहाँ पर कि ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है
इसको कई बार मिसयूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऑर्डिनरी अगर कोई क्राइम है उसके साथ में किसी और का कनेक्शन भेड़ भाड़ कर यहां पर लोगों को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ले लेते हैं, इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहां पर जबकि ये वियना कन्वेंशन के थ्रू हम लोग यहां पर बेसिकली इसको लेकर चलते हैं ताकि यहां पर सही तरीके से इसका यूज किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, बेसिकली पैसे को गलत तरीके से कमाया गया और फिर उसको सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि टैक्स से चोरी कर पैसा कमाया गया, करप्शन से पैसा कमाया गया और फिर उसको सिस्टम में लाने की कोशिश की रही है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये जो बेसिकली गलत चीजें हैं तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसी के चलते यहां पर ये बातें की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि ये जो कानून बनाया गया था जिस पर्टिकुलर पर्पज के उसके लिए यूज नहीं किया जा रहा है। तो पीएमएलए के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पीनल स्टैट्यूट है, यानी कि हमारी कंट्री में प्रॉपर कानून के थ्रू यहां पर इसको बनाया गया है और एम ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर नार्कोटिक्स यानी कि नशीली जो दवाइयां होती हैं उसको रोका जा सके और यहां पर प्रॉपर यहां पर एक तरीके चीजों को देखा जा सके। करंटली अगर बात करें तो एक्ट जो है वो यहां पर एक्सट्रीमली यहां पर ओवरबोर्ड है, यहां पर कहीं ना कहीं देखिए कई बार क्या होता है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है कि आज की डेट में कई सारे क्राइम चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कई बार बर्डन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, पर लेकिन कई बार अगर वो केस जो है किसी रसूखदार इंसान के खिलाफ आ गया तो फिर उसको रफू चक्कर भी कर दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जरूरी है यहां पर इसको प्रॉपर में इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसके लिए इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रहती है, जैसे नॉर्मली एफआईआर बोलते हैं ना, ऐसे इसके केस में आप लोग यहां पर ईसीआईआर बोलते हैं, ठीक है, जिसके चलते यहां पर ये सारी चीजें आगे निकल कर आती है। तो कंसीडर किया जाता है यहां पर इंटरनल डॉक्यूमेंट, जो कि एक तरीके से अगर कोई भी इंटरनल डॉक्यूमेंट एंड नोट गिविंग टू यहां पर एक तरीके से एक्यूज, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखिए क्या होता है नॉर्मली कई बार जैसे किसी के खिलाफ कोई केस चल गया, अब उस किसान के खिलाफ कोई केस चल गया तो यहां पर अगर ऐसा होगा देखिए यहां पर जैसे कि इसका इस्तेमाल अगर कोई पावरफुल इंसान है तो यहां पर क्या करेगा, वो बचकर निकल जाएगा, पर लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि इसका रिलेशन में नहीं था तो उसके खिलाफ केस ढूंढेंगे और उसके ऊपर चिपका देंगे केस। कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी बनी हुई है यहां पर रिसेंटली, जो आप लोगों ने देखा, मूवी का नाम क्या था उन्हीं मैंने आप लोगों को बताया भी था, वहां पर बेसिकली साउथ इंडिया की मूवी है जिसमें गरीबों के ऊपर केस लगा दिया जाता है, कई बार मूवी का नाम मिस हो जाता है, चलिए आप लोग बताएं अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, जैसे वकील ने रहता है वो गरीबों का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता है वो वाली, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो लिबर्टी है इंडिविजुअल की वो भी यहाँ पर हनन होती है। तो जरूरी है इन चीजों को समझा जाए और इन चीजों का सोल्यूशन निकाला जाए। तो नॉर्मली एक तो काम करते हैं यहाँ पर बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है, दूसरा यहाँ पर इंक्लूडिंग आरबीआई, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर अगर कोई बैंक का फ्रॉड हो रहा है तो उसमें भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसी के चलते पीएमएल ने जो है उसको अमेंडमेंट किया गया था 2012 में और यहाँ पर बेसिकली रिपोर्टिंग एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आया गया, इंक्लूडिंग यहाँ पर बैंकिंग जो कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंटरमीडिएटरीज है, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इसके चलते यहाँ पर 5 लाख तक का जो बेसिकली बात की गई कि पीएमएल जो है वो फाइन लगा सकता है 5 लाख तक का, और यहाँ पर अपर लिमिट को भी यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। ऐसी बातें यहाँ पर जो प्रोविजन है यहाँ पर अटैच की जा सकती है यहाँ पर प्रॉपर्टी भी इंसान की अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, तो यानी कई सारे प्रोविजन है इसके अंदर में। और नॉर्मली कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को जब बोलते हैं तो यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, ये यहाँ पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि लेजिटिमेट तरीके से कमाया गया पैसा है, पर लेकिन लेजिटिमेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनके वैलिड तरीका कोई नहीं है, ठीक है। तो कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, इलीगल आर्म सेल हो गया, स्मगलिंग हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो गया, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलती है, ब्राइबरी यानी कि एक तरीके से नहीं करप्शन कर दिया, या फिर कंप्यूटर के थ्रू कोई फ्रॉड कर दिया, तो वहां से जो पैसा एक बार वो कमा लिया, फिर ये रहता है कि यार इस पैसे को सिस्टम में लेकर आना है, और सिस्टम में घुसने के चक्कर में फिर यहाँ पर हरकतें की जाती है लोगों के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर इस मनी को डर्टी मनी का नाम दिया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं डर्टी मनी आप लोग बोल सकते हैं, जिसको लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश की जाती है कि नहीं भाई साहब मेहनत से कमाया गया है। और 3 तरीके हैं यहाँ पर जिसके चलते यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। प्लेसमेंट यानी कि मनी को इंजेक्ट किया जाए एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के तहत ताकि लगे हाँ ये सही तरीके से चल रही है। दूसरा लेयरिंग की बात की जाती है कि यानी कि अलग अलग जगह इसको इस तरीके से फैला दो ताकि यहाँ पर सिस्टम के अंदर आसानी से घुसती रहे ये मनी। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जब हमारी कंट्री में जो नोट बैन किए गए तो उस टाइम पर कई सारे लोगों को पैसा बांटा गया, उनको बोला गया कि अपने अपने अकाउंट में पैसा डालो और फिर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो वाली चीजें हैं। बात की जा रही है इंट्रीगेशन की, तो यहाँ पर क्या कहता है कि एक तरीके से जो यहाँ पर जो सॉर्ट किया था एक तरीके जो क्राइम है उसको वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है जिसके थ्रू ये पैसा कमाया गया और उसको एक लीगल मनी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इसको अच्छी मनी बनाया जाए, ठीक है। कई बार कॉमन मेथड यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर बल्क कैश स्मगलिंग के बारे में बात की जा रही है, कैश इंटीग्रेशन बिजनेस के बारे में, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, एक ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग के बारे में, ठीक है, सेल कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गई। आप लोग कई बार कई सारे लोग जो है एक तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाते हैं
और फिर कई सारी आप लोगों ने देखा होगा साइड में एनजीओ चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है उसको अच्छे तरीके से यूज करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर एनजीओ अच्छा काम करते हैं बहुत सारी, पर लेकिन कई सारी एनजीओ जो है वो गलत तरीके से भी काम करती नजर आती है। इसलिए अभी हमारी कंट्री में बहुत सारी एनजीओ के जो लाइसेंस है वो रद्द किए गए। तो बहुत सारी ये चीजें दे रखी है यहाँ पर कि गलत तरीके से पैसा जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, इसी के साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और ये कौन है यहाँ पर मिनिस्टर हमारी कंट्री में, आज के डेट में निर्मला सीतारमण जी हैं। 1 मई 1956 में यहाँ पर ये यूनिट बनाई गई थी, जिसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में कैसे फॉरेन कंट्रोल, जो भी आज के लिए फॉरेन कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को आगे लेकर चलना है। 1957 में इसको रीनेम किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी जो बोला गया, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फीमा और प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए, इनके थ्रू काम करती है। पर आज के में गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से बार बार न्यूज में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में, जो मैंने बोला था बच गया यहाँ पर। ये जो आर्टिकल है सोवरन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सोवरन ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पहले तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों से पैसा मांगे किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ये पैसा मांगने का थोड़ा सा एक नहीं अच्छा तरीका है। यानी कि नॉर्मली आप लोग किसी को तो पैसे उधार दे दो, तो गवर्नमेंट पैसे उधार मांग रही है वैसे देखा जाए तो, पर लेकिन ये थोड़ा अच्छा तरीका है पैसे उधार मांगने का कि हम लोगों ने बॉन्ड इश्यू कर दिए और आप लोग उनको खरीद लो और हमको पैसा दे दो और उसके बदले में हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो ये गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। ग्रीन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे कि एक सही डायरेक्शन में चीजों को लगाना, खासकर इन्वायरमेंट पर वो नेगेटिव इंपैक्ट न डाले। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये आज के डेट में नेट जीरो एमिशन पर फोकस कर रहे हैं, जो हमारे देश का टारगेट भी है 2070 तक का। तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब यही होता है यहाँ पर कि आज की डेट में उसको यूज किया जाएगा किसके लिए, एक सही पर्पज के लिए। तो इसलिए उनका नाम जो है वो ग्रीन बॉन्ड रख दिया। और सही पर्पज क्या है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो जाए कुछ भी। ओके, कौन यहां पर इसको इशू कर सकता है? गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कोई कंट्री इशू कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू कर सकती है। और यहां पर बेसिकली इंक्लूड करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और यहां पर ग्रीन जो बिल्डिंग, यानी कुछ भी करना है, जैसे कि आप लोगों को कोई एनर्जी क्रिएट करनी है तो वो रिन्यूएबल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में कुछ काम करना है तो वो भी बेसिकली एक तरीके से अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो वेरियस पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकता है जो इसको इशू कर रहा है, बॉन्ड इशू करने वाला। ऐसा नहीं कि आप लोग फोर्स करोगे, आपको क्या करना है, आपको तो बस पैसा मिलेगा टाइम पर इंटरेस्ट का। अब सामने वाला उसको चाहे वो जैसे इसको यूज यानी कि इस्तेमाल कर सकता है। आज की डेट में यहां पर बात करें, अगर एंड 2020 के बारे में बात करें तो लगभग 24 के करीब नेशनल गवर्नमेंट है जिनके द्वारा इशू किया गया सोवरन ग्रीन बॉन्ड। और यहां पर सोशल एंड जो यहां पर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, यहां पर लंदन बेस्ड जो क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव है उसके तहत यहां पर चीजें जो है सब आगे लेकर चल रहे हैं। उन्हें कहते कोई एक बार काम कर दे फिर आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। तो सोवरन जो यहां पर गारंटी है टू द ग्रीन बॉन्ड, तो इसके चलते यहां पर ये रहता है कि एक तरीके से पावरफुल सिग्नल दिया है कि क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करोगे। गवर्नमेंट है, कोई रेगुलेटरी है यहां पर, वो इन चीजों को ध्यान में रखेगी, क्लाइमेट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा भी यहां पर बोला गया वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में, तो ये याद रखिएगा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है वो क्वेश्चन बन जाए किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब तो आप लोगों को पता चल गया ना, तो है यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो 70% ऑफ एडिशनल जो यहाँ पर बात करें यूएसए के 4 ट्रिलियन जो स्पेंडिंग की जा रही है नेट जीरो एमिशन के लिए अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। 4 ट्रिलियन का मतलब हमारी कंट्री की खुद की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन के करीब है, प्लस 1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा। तो इतना खर्च किया जा रहा है फिलहाल इन सब चीजों पर, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर पैसा देखने को मिले इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। मेजर्स कई सारे अनाउंस किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस किया जा सके हमारे देश में और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। पीएलआई यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में चीजों को सपोर्ट किया जा सके। और कार्बन ट्रेडिंग भी यहाँ पर चल रही है, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर ज्यादा कार्बन एमिशन करता है और कोई इंसान दूसरा है यहाँ पर बी, वो कार्बन एमिशन कम करता है, तो ये कार्बन इससे खरीदेगा यहाँ पर एक तरीके से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्या करके इसको बेच देगा। और इसको मतलब बेचने का मतलब क्या है, इसको पैसे देगा ताकि यहाँ पर इसका फायदा हो सके, क्योंकि इसने यहाँ पर चीजें कम की हैं, एक तरीके से कार्बन एमिशन कम किया है। तो कार्बन ट्रेडिंग की भी ये भाषा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बेसिक चीजें, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में याद रखिएगा, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और 1974 में इसको बनाया गया था। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, ये है बेसिकली वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो कौन प्रस्तुत करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, कई सारी बातें डिस्कस की। पहले तो यहीं पर था, एक सेकंड यार, पहले तो यहीं पर था ये आर्टिकल, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप लोगों से बात की, काफी डिटेल में मैंने समझा आप लोगों यहाँ पर कि क्या क्या बातें चल रही है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या बात चल रही है, ओकस क्या है, कई सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताई। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किस तरीके से यूएसए हम लोग को सपोर्ट करने वाला है, सारी बातें। फिर यहाँ पर फोर्टिफिकेशन के बारे में बात की कि राइस को फोर्टिफाइड अगर करेंगे तो क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे और क्या क्या प्रोविजन है। लीगल सर्विस के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से कुछ आर्टिकल भी जाने यहाँ पर, ठीक है, जैसे आर्टिकल 39 कहां से आता है और कौन कौन से लेवल पर क्या क्या काम कर रहा है, ये सारी बातें जानी।
इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। कुछ मुद्दे हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज है कैसे कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं, वो भी सारी बातें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड के बारे में समझा, सोवरन ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर, तो ये आप लोगों को समझाया कॉन्सेप्ट क्या है, और इसी के साथ में एक रिपोर्ट और यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जाना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, तो वीडियो को पॉज कर इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, सही तरीके से आप लोगों को सबके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक एक क्वेश्चन बताया गया, कौन सी कंट्री यहाँ पर इंडो पैसिफिक पॉलिसी लेकर आ रही है, कौन सी मिनिस्ट्री ने बताया फोर्टिफिकेशन के बारे में, इंडिया की रैंक क्या है यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में, टाटा के साथ मिलकर किसने काम किया था मिल्क फोर्टिफिकेशन में, NLSD क्या है यहाँ पर, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लीगल सर्विस के बारे में बात करते हैं, PMLA क्या है इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने कल का क्विज है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है बेसिकली एक एक कर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन पॉलिसी है प्रस्तुत की जाती है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। कौन सा आइलैंड है यहाँ पर जहां पर यूएसए ने अभी बोला है, देखो यूएसए मैंने बता दिया अपनी बेसिकली बनानी है, ठीक है। बताइए चलिए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर उसके द्वारा अभी यहाँ पर कोलास को किस कैटेगरी में यहाँ पर देखने को मिला, उनकी संख्या कितनी घट गई है, ये आप लोग को बताना है। ट्राइब्स के बारे में बताया था, ये क्या है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बारे में बात की थी, किसके बारे में, मलयालम लैंग्वेज का एक चैनल बंद किया गया, उसका नाम बताना है। बजट में यहाँ पर कुछ बातें अनाउंस की गई थी, किसके बारे में, सोवरन ये बॉन्ड के बारे में जो आज मैंने डिस्कस किया, और सोलोमन आइलैंड ये इसके को कहां पर इसकी कैपिटल है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सारी चीजें एक एक कर सबके आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसके बारे में मैंने बात की थी, सोलोमन आइलैंड है, यहाँ पर यूएसए अपनी एम्बेसी बना रहा है। सोलोमन आइलैंड के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है गुदाल कैनाल, ठीक है। तो ये आइलैंड है जहां पर जिसकी होनी आरा इसकी कैपिटल आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में इंडेंजर्ड कैटेगरी में यहाँ पर कोलास, ये याद रखिएगा 33 से यहाँ पर 61 से 33% पर पहुंच गए आज के डेट में इनकी संख्या। और इसी के साथ में यहाँ पर ट्रेड जो रिलेटेड यहाँ पर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा मीडिया वन का कैंसिल कर दिया गया लाइसेंस, और फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर सोवरन बॉन्ड जो ग्रीन बॉन्ड लेकर आती है। सुबह मॉर्निंग में जो उठ रहा है सैल्यूट है, जिस तरीके से आप लोग चीजों को फॉलो कर रहे हो, एग्जैक्ट 6:30 बजे आप लोग उठ जाया करो और अपने पैटर्न को सही तरीके से लेकर चला करो, पूरा दिन आप लोग का अच्छा जाएगा अगर मॉर्निंग अच्छी जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, वीडियो को थम्स अप दीजिए, इसी के साथ में अपना फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।